हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आज बात करेंगे AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की और कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे AS7 को इस तरीके से रिवाइज करें कि अब अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो बस इस रिवीजन से ही हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। AS7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चार्ट बुक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? कॉन्ट्रैक्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्रैक्टर जो अपने कस्टमर के बिहाफ पर उसको बिल्डिंग बना के दे रहा है, उसको कंस्ट्रक्शन सर्विस देता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मेजरली दो प्रकार के होते हैं। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जहां मैंने आपको एक प्राइस बता दिया कि मैं आपसे 1 करोड़ रुपए चार्ज करूंगा, 5 करोड़ रुपए चार्ज करूंगा। दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैं आपको जो भी खर्चा करके दूंगा उसमें मैं आपके साथ आपको फिक्स परसेंटेज चार्ज करूंगा। अगर मैंने 2 करोड़ रुपीस का खर्चा किया तो मैं 25% उसके ऊपर चार्ज करूंगा। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। एक और रहता है, मैंने यहां लिखा नहीं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मेजरली दो चीजों पर फोकस किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करना होता है। आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। इनिशियल एग्रीड अमाउंट, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आई विल चार्ज 5 करोड़ रुपीस प्लस वेरिएशन अमाउंट। वेरिएशन तब आता है जब क्लाइंट मतलब कस्टमर मुझे कहता है कि स्कोप में कुछ बदलाव करना है, काम और बढ़ाना है, काम और गिराना है। मतलब अगर वो दिए हुए काम को बढ़ा रहा है या घटा रहा है तो ऑब्वियसली मेरा रेवेन्यू में प्लस माइनस हो जाएगा। क्लेम्स, क्लेम्स मुझे अपने कस्टमर से लेना होता है। अगर कस्टमर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई और मुझे कुछ नुकसान हुआ तो मैं कस्टमर से रीइंबर्समेंट लेता हूं क्लेम्स के फॉर्म में। इंसेंटिव्स, कस्टमर ने मुझे टारगेट दिया कि टाइम पे काम कंप्लीट करो या टाइम से पहले काम कंप्लीट करो, हम आपको अलग से इंसेंटिव देंगे, तो इंसेंटिव भी रेवेन्यू का पार्ट होते हैं। उसके बाद एस्केलेशन क्लॉज। हाँ जी, यहां पर एस्केलेशन क्लॉज का मतलब होता है कि अगर आगे चल के मटेरियल के प्राइसेस, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर अगर कुछ इंक्रीमेंट होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, जो भी मटेरियल और लेबर के प्राइसेस हमने एस्टिमेट किए अगर वो बढ़ जाती है तो वो प्राइस, वो जो प्राइसेस होंगे वो कस्टमर हमें रीइंबर्स करेगा टू सम एक्सटेंट, उसको बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। ये सारी चीजें आपके रेवेन्यू में आती है। लास्ट एक और आता है पेनल्टी। पेनल्टी इंसेंटिव का जस्ट उल्टा होता है। पेनल्टी उल्टा हमें कस्टमर को देना पड़ता है अगर हमने काम में कुछ डिले किया है तो ये सारी चीजें आपको रेवेन्यू में डालनी होती है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 अप्लाई होता है जब कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड का हो, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। ऐसे केस में सवाल उठता है कि हम पूरे रेवेन्यू को कैसे बुक करेंगे, तो हम रेवेन्यू को बुक करते हैं PCM, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे। तो फर्स्ट ईयर में हम रेवेन्यू को एक एस्टिमेट कर लेते हैं इन सारी चीजों को जोड़कर कि ऑन एन एवरेज मुझे 5 करोड़ रुपीस मिलेंगे। हो सकता है सेकंड ईयर में यही एस्टिमेट मेरा चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस, बिकॉज ऑफ द एस्केलेशन क्लॉज एंड सो मेनी थिंग्स। तो सेकंड ईयर में हो सकता है वो 5 करोड़ से चेंज होकर 6 करोड़ पे आ जाए, तो मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हर साल निकाल के अपना रेवेन्यू बुक करता हूं। मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में मेजरली 3 चीजें होती है। एक होती है डायरेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट, जिसमें मटेरियल के कॉस्ट आते हैं, लेबर के कॉस्ट आते हैं, एक्चुअल मटेरियल कितना यूज हुआ है वो देखना है, अगर कुछ मटेरियल अनयूज हो गया है वो हटाना पड़ता है। इसके अलावा चाहे वो आपके पेड है चाहे पेबल है, सब आ जाते हैं। अलोकेबल जनरल एक्सपेंसेस, मतलब ओवरहेड्स के कॉस्ट आते हैं, जिन ओवरहेड्स के कॉस्ट को आप अलोकेट करते हो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट, जो आप कस्टमर के स्पेसिफिक कस्टमाइज के अकॉर्डिंग उसके लिए कोई कॉस्ट बियर करते हो, वो आता है। अगर आपको ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको कोई इंसिडेंटल इनकम होती है तो आप उसको यहां से माइनस करते हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड नहीं करते हो। ये दोनों चीजें किसके लिए निकाली जा रही है? कॉन्ट्रैक्टर के लिए निकाली जा रही है। ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसी बातें पहले समझेंगे जो आपके MCQ के लिए बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है कि मान लीजिए मैंने सेम कस्टमर के साथ दो अलग अलग असेट्स के लिए दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स शैल बी कंबाइंड। मैंने एक बिल्डिंग बना रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेम कस्टमर के लिए मैं एक और बिल्डिंग बना रहा हूं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यार मैंने सेम कस्टमर के लिए दो के साथ दो कॉन्ट्रैक्ट किए, क्या मुझे उनको कंबाइन करके एक ही बनाना चाहिए क्या? हाँ, एक ही बनाना चाहिए अगर दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने नेगोशिएट एज अ पैकेज में किया है। मैंने एक ही सिंगल पैकेज में दोनों बिल्डिंग को बना के देने का वादा किया है, तो लॉजिकली ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। हम एक ही बार PCM निकालेंगे, अलग अलग PCM नहीं निकालेंगे। या फिर जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड टू ईच अदर हैं, किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट टू ईच अदर हैं, या फिर दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है। जैसे मान लीजिए क्लाइंट को मैंने बोला कि मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा रेसिडेंशियल, और उसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के साथ साथ मैं आपको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के दूंगा उसी बिल्डिंग के नीचे, मतलब ऊपर फ्लैट्स बनेंगे, नीचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो अगर मान लो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर किए जा रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो आप उनको कंबाइन करके सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानते हो। ये MCQ के लिए जरूरी है। दूसरा केस आता है
कि अगर मान लीजिए मैंने एक ही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल असेट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट एक ही किया है और उसमें मैं क्लाइंट को बोल रहा हूं कि मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा, दुकानें बना के दूंगा, क्लब हाउस बना के दूंगा, मल्टीपल असेट्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं आपको रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना के दूंगा, हॉस्पिटल बना के दूंगा, स्कूल बना के दूंगा, तो क्या मुझे हर एक असेट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानना चाहिए? हां, सेपरेट सेपरेट करना चाहिए। अगर 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 क्या सेपरेट प्रपोजल फॉर ईच असेट, क्या मैं हर एक असेट का अलग अलग नेगोशिएशन कर रहा हूं, हर एक असेट का मैंने सेपरेट कोट किया है? जस्ट इससे उल्टा, यहां पर दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थे पर दोनों को मिलाकर मैंने सिंगल पैकेज में किया, दोनों को मर्ज कर लो, पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग असेट से पर अलग अलग असेट का अलग अलग प्राइसिंग मैंने सामने वाले को दिया है, तो मुझे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानना चाहिए। या फिर मतलब वही हो गया, सेपरेट नेगोशिएशन हो गया या सेपरेट प्रपोजल हो गया, ठीक है। या फिर एबिलिटी टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट पार्शियली, मतलब क्या, क्या मैं ये हो सकता है कि एक सामने कस्टमर मेरे पास आया 4 असेट का कॉन्ट्रैक्ट लेके, मैंने ये बोल दिया कि भाई मैं 2 असेट तुम्हारे लिए बनाऊंगा, 2 असेट नहीं बनाऊंगा, या कस्टमर भी बोल रहा है कि मैं तुझसे 2 करवाऊंगा, 2 नहीं करवाऊंगा, हम दोनों के पास ये पूरी इंडिपेंडेंस है कि हम कुछ असेट को कंटिन्यू करेंगे, मैं तुझे कुछ असेट बना के दूंगा, कुछ असेट नहीं बना के दूंगा। अगर असेट टू असेट हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं तो भी हम इसको हर असेट का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हर एक असेट का सेपरेट रेवेन्यू और सेपरेट कॉस्ट निकाला जा सकता है? हां, तो भी हम अलग अलग असेट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, इसको सेम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि मान लीजिए मैंने एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ एक बिल्डिंग बनाने का कर लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, आगे चल के आप मेरे पास आए और आपने आके एक एडिशनल असेट मुझे और बोला कि भाई साहब ये भी बना के दे दो, आप एडिशनल एसेट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, भाई साहब ये भी बना के दे दो, क्या मुझे इसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानना चाहिए या फिर मैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही इसको मर्ज कर दूं? क्यों पढ़ क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि रेलेवेंस है पीसीएम का, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का। अगर मैं इसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज करूंगा तो सेम पीसीएम अप्लाई होगा, अगर मैं इसको सेपरेट मान लूंगा एडिशनल एसेट को तो दो पीसीएम अलग निकलेंगे। तो यहां कहा गया कि आप सेपरेट ही मानोगे अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। जो सामने वाला मेरे पास एक और एसेट का कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है वो कंप्लीटली डिफरेंट नेचर की है, डिफरेंट फंक्शन की है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी की है, उसकी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की एसेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। पहला ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे एडिशनल एसेट को। या फिर अगर वो मान लो सेम भी है, अगर वो मान लो सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम असेट का वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से लेके आया है, पर प्राइस को मैंने सेपरेटली नेगोशिएट किया है और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्राइस डिसाइड हुआ था उसके बेसिस पर न्यू एडिशनल असेट का प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है, तो भी हम उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे बिकॉज प्राइस सेपरेटली नेगोशिएट किया गया है। मतलब कहने का ये कि अगर सामने वाला मुझे एडिशनल असेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और वो एडिशनल असेट मेरे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की असेट के जैसी है, सेम टू सेम, और उसमें मैं प्राइस को भी बहुत हद तक डिस्काउंटेड प्राइस पर सामने वाले को दे रहा हूं ये सोच के कि तूने मुझे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसलिए चल मैंने तेरे लिए इतने में कर लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहिए, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। आई बात समझ में? चलिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर लोगे। चलिए, ये था एमसीक्यू वाला पॉइंट। अब आते हैं कि सर रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करेगा? तो कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से। रेवेन्यू जितना भी रहेगा उसके ऊपर परसेंटेज लगाया जाएगा। किस तरीके से लगाया जाएगा? फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ईयर में बोला कि मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो मान लो 500 करोड़ का है और मेरा जो पीसीएम है वो 25% हो रहा है, तो मैं यहां पर 500 इंटू 25% मतलब 125 का रेवेन्यू बुक करूंगा। सेकेंड ईयर में आते आते मान लीजिए मुझे लग रहा है कि मेरा रेवेन्यू बढ़ गया, मेरा रेवेन्यू कुछ चीजों के कारण बढ़ गया, अब वो 550 हो गया और मेरा परसेंटेज कंप्लीट हो गया है 60%, तो 550 का 60% मतलब कुल मिला के 330 क्यूमुलेटिव रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए, जिसमें से 125 में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो मैं 125 माइनस करूंगा, मतलब मैं करंट ईयर में 205 का रेवेन्यू बुक करूंगा। इस तरीके से होता है। ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलता कैसे है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दो तरीके से निकलता है। पहला, द बेस्ट मेथड इज कॉस्ट बेसिस। कॉस्ट बेसिस में क्या होता है? आपने आज तक कितना कॉस्ट इनकर किया है, कॉस्ट इनकर टिल डेट। फर्स्ट ईयर में आपने कॉस्ट इनकर किया 100 करोड़ का, सेकंड ईयर तक आते आते 100 प्लस सेकंड ईयर का मान लो 80 और, तो 180 इनकर कर दिया, तो कॉस्ट इनकर टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितनी कॉस्ट ओवरऑल लगने वाली है। एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इनकर टिल डेट प्लस जो भी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आप करोगे। अच्छा, कॉस्ट इनकर टिल डेट को वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड भी कहते हैं। कई सारे क्वेश्चन में आपको ये दो फिगर्स अगर दिए हो तो समझ जाना कि कॉस्ट इनकर टिल डेट है। तो फॉर्मूला है कॉस्ट इनकर टिल डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म। यहां पर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज निकाल के देगा एज पर द इंजीनियर
रिपोर्ट, ये बहुत ही कम होता है। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगता है। आई मेरी बात समझ में? चलिए, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लग गया, रेवेन्यू के ऊपर लग गया। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्या कॉस्ट के ऊपर भी लगता है? अगर आपने कॉस्ट बेसिस पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाया है तो उसको आप पीसीएम को कॉस्ट के ऊपर मत लगाओ, बिकॉज आपका जो भी कॉस्ट इनकर हुआ है वही आपको बुक करना पड़ेगा उस साल में। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका रेवेन्यू 125 है, आपने कॉस्ट बुक की, आपने कॉस्ट इनकर किया है 90 का, तो 90 आप पूरा रिकॉर्ड कर लोगे। सेकंड ईयर में आपने कॉस्ट इनकर किया है 135 का, तो आप पूरा रिकॉर्ड कर लोगे। ऐसे होता है। आई बात समझ में कि नहीं? इस तरीके से आप रिकॉर्ड करते हो। जब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो, आपका टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता है, कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाता है, और आपका यहां पर अगर मान लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट से कम हो रहा है, मतलब ओवरऑल कॉस्ट आपके टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होने वाली है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, मान लो आपको ऐसा लगता है कि टोटल लॉस हो सकता है, तो ऐसे केस में आपको जो लॉस फ्यूचर में हो सकता है वो लॉस आप पहले से ही आज ही बुक कर लेते हो। उसको आप बोलते हो प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस। कैसे निकलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे वन मोर थिंग, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में कुछ आउटकम के रिगार्डिंग बोला गया है क्या, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है इसका फाइनल आउटकम निकलेगा कि नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो चुका है क्लाइंट के साथ। अगर क्लाइंट के साथ कोई डिस्प्यूट हो चुका है तो देयर आर द चांसेस कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा, आउटकम नहीं निकलेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसी बातें नहीं की गई हैं तो पॉजिटिव सोचना है, मतलब आउटकम निकलेगा। अगर आउटकम निकलेगा तो आप पीसीएम लगाओगे रेवेन्यू के ऊपर, जैसे मैंने आपको लगाना सिखाया। पर अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं आउटकम नहीं निकलेगा, डिस्प्यूट हो चुका है, तो ऐसे केस में आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड पीसीएम के हिसाब से नहीं करोगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से नहीं करोगे। आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉस्ट के बराबर, जितनी आप इनकर कर चुके हो उसमें से भी कितनी कॉस्ट आप रिकवर कर सकते हो। मतलब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, मतलब आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे क्योंकि आपको आउटकम नहीं मिलने वाला, कॉन्ट्रैक्ट में आपका डिस्प्यूट हो चुका है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? ऑल राइट, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें हर क्वेश्चन में या मैक्सिमम क्वेश्चन में यह निकालना होता है कि कितना अमाउंट हमें कस्टमर से और लेना है या उसको बल्कि उल्टा देना है। अगर हम ज्यादा ले चुके हैं हमें उसकी भी वर्किंग करनी होती है। आइए मैं आपको सिखाता हूं कि अगर ओवरऑल क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने सारे के सारे केसेस हमसे पूछ लिए, मतलब एक मास्टर क्वेश्चन आया, तो आप किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करोगे। सबसे पहली आपकी स्टेप नंबर 1 होगी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। आपको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1 होगी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालोगे कॉस्ट बेसिस पे, कॉस्ट इनकर टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, इनकर टिल डेट में वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय अनसर्टिफाइड, ओवरऑल करके 100 करोगे, यहां से आपका परसेंटेज मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2 में अब आप रेवेन्यू को बुक करोगे। जो भी आपका टोटल रेवेन्यू है, ऊपर आपने जो भी पीसीएम निकाला था वो अप्लाई करोगे और यहां पर आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अगर आपका कोई ये सब्सिक्वेंट ईयर चल रहा है, इससे पिछला साल हो चुका था, तो डेफिनेटली आपने पिछले साल तक आपने बहुत सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, मान लो आपका ये थर्ड ईयर चल रहा है, अभी भी और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर है, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर का आपने कितना रेवेन्यू ऑलरेडी बुक कर लिया वो माइनस कर लेना। ये आपका करंट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाएगा। करंट ईयर की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, जो भी आपकी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर है। अब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। स्टेप नंबर 3 में आपको ये टेबल बनाना है और आपको ये देखना है कि क्या पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका कॉस्ट आपकी रेवेन्यू से ज्यादा हो रहा है क्या। ये आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा। आपको बस ये हर बार क्वेश्चन में चेक करना है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए मैंने इसको स्टेप वाइज लिख दिया है कि आप ये स्टेप बढ़ा के ये चेक कर लेना कि क्या टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा हो रही है। तो रेवेन्यू मान लेते हैं कि आपका 7500 है, जबकि कॉस्ट आपका 9000 है। क्या ये पोजीशन हो रही है? अगर हां तो इसका मतलब आपको पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1500 रुपए का लॉस होने वाला है। आई मेरी बात समझ में? मान लो ऊपर स्टेप नंबर 2 में आज तक आप ओवरऑल लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हो, ठीक है ना। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में आपको 1500 का लॉस होने वाला है, पर मान लेते हैं कि आप एक तरीके से 900 रुपए का लॉस बुक कर चुके हो पिछले सालों से। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिलाकर आप 900 का लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हो, तो ये लॉस आप माइनस कर दोगे क्योंकि आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो, लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। तो बचा कुचा 600 आपको अभी के अभी रिमेनिंग प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर द फोर्सिएबल लॉस। आपको ये प्रोविजन बनाना पड़ेगा और ये भी लॉस आज आपको बुक करना पड़ेगा P&L में, इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। आई मेरी बात समझ में? अब उल्टा हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है? मान लीजिए लॉस की जगह पर आपने आज तक गेन बुक किया हुआ है, ऑलरेडी गेन बुक किया हुआ है, पर अब हमें दिख रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अब तो भैया इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे पूरा का पूरा लॉसेस होने वाले हैं, पर मैं आज तक तो गेन बुक कर चुका था। तो मैं बोलूंगा कि देखो मुझे ओवरऑल 1500 का लॉस होने वाला है, ठीक है ना। तो मुझे देखिए ओवरऑल 1500 का लॉस होने वाला है, अभी तक तो मैं गेन बुक कर चुका हूं, तो मैं कितना माइनस करूं
जो मेरा माइनस 1500 आ जाए। तो ऑफकोर्स 1500 प्लस 900 मतलब मुझे 2400 माइनस करने पड़ेंगे। तो आज मैं ये देखिए प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, ये 900 रुपए को बल्कि मैं उल्टा यहां पर ऐड कर दूंगा, मतलब मुझे कुल मिला के 2400 रुपए का लॉस अब बुक करना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये स्टेप नंबर 3 आपकी बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूं मास्टर क्वेश्चन मतलब ओवरऑल क्वेश्चन अगर आएगा तो फोर्सेबल का पॉइंट आएगा। लास्ट पॉइंट्स में आपसे पूछे जाएगा कि कस्टमर से नेट नेट कितना लेना है या कितना उसको देना है, ये बताइए। तो यहां पर आप बोलोगे कि देखो साहब, कस्टमर से मुझे कितना लेना देना है। कस्टमर से मुझे सबसे पहले तो जो भी मैंने खर्चा आज तक किया है अपनी जेब से, सबसे पहले तो मुझे वो लेना है। जो भी मैंने खर्चा अपनी जेब से आज तक किया है, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, मतलब वो प्रॉफिट भी तो मुझे किससे मिलेगा, कस्टमर से, तो मुझे वो भी रिकवर करना है, ठीक है ना, रिकवरेबल, मुझे वो भी रिकवरेबल, वो भी रिकवर करना है। उल्टा अगर मैं लॉसेस बियर कर चुका हूं, मतलब कस्टमर वो मुझे नहीं देगा, तो अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉसेस अगर मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूं जिसमें प्रोविजन फॉर फोर्सिबल लॉसेस भी होगा, वो भी मैं बुक कर चुका हूं तो मैं माइनस करूंगा। प्रॉफिट को ऐड क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कस्टमर से मिलेगा। लॉस को लेस क्यों, क्योंकि कॉस्ट तो अच्छी खासी इनकर कर चुका हूं पर कुछ पैसा नहीं मिलेगा, मतलब लॉस हो गया, तो वो माइनस कर दो। तो इस बेसिस पर ये आपको प्रॉफिट प्लस करना है, लॉस माइनस करना है, कॉस्ट इनकर टिल डेट में। अब माइनस करना है आपको एक लास्ट पॉइंट जिसको आप बोलोगे प्रोग्रेस बिलिंग। प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब क्या होता है, मान लो मैं कस्टमर को आउट ऑफ टोटल 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं कस्टमर को 200 करोड़ की बिलिंग कर चुका हूं, और 200 करोड़ की बिलिंग कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली है, उसमें से कस्टमर ने मुझे 180 दे भी दिए हैं और 20 वो बाद में देगा, वो रिटेन करके बैठा है। तो प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब जो 200 करोड़ की बिलिंग कर चुका हूं जिसमें मुझे वो 180 दे चुका है और 20 वो बाद में देगा। कभी कभार आपको ये फिगर अलग अलग दिए रहेंगे तो दोनों को ऐड करके प्रोग्रेस बिलिंग आएगी बेटा 200। तो आप प्रोग्रेस बिलिंग 200 ये भी माइनस करोगे क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। तो चार चीजें कौन कौन सी आई, कॉस्ट इनका टिल डेट जो आपको उससे रिकवर करनी है, प्रॉफिट अगर आप बुक कर चुके हो तो वो भी आपको उससे रिकवर करना है, उल्टा लॉस देखो दोनों में से कोई एक चीज आएगी, उल्टा लॉस बुक कर चुके हो तो मतलब आपको नहीं देगा तो माइनस, और प्रोग्रेस बिलिंग मतलब वो ऑलरेडी दे चुका है या तो वो एक्सेप्ट कर चुका है वो बाद में दे देगा। तो उसके अलावा छोड़कर अब जो भी बचा वो आएगा अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर अगर पॉजिटिव आ गया, और अगर नेगेटिव आया तो ये आ जाएगा अमाउंट पेबल टू कस्टमर। सो गाइस इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। सो दिस वाज AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई बिलीव आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर हाँ तो लेक्चर को प्लीज लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करना, एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।